चाहूंगा जो हम मूल्यवासी बहुजन समाज के महानायक हैं और जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, मैं साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करे। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली। माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद मेश्राम साहब जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज की ये जो सभा है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई ये सभा है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई दल का नाम नहीं है, कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये एक गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी ने जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया, यूपीए बनाया और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है। उसी तरह से अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की दिल्ली में सरकार है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री है। उसी तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसमें 13 पार्टी के लोग हैं। 13 पार्टी के लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा अगर राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है तो राज्य स्तर का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र तो है नहीं, तो राज्य है। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जब 19 साल का था तब से लेकर अब 65 साल की मेरी उम्र है। 45 साल से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं और जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवाया था यूपी का, तो उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में संगठन था। तेरह स्टेट में 140 जिलों में संगठन था। आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला है। इतना बड़ा विशाल संगठन फैला हुआ है देशव्यापी। ये आपको क्यों बोल रहा हो कि अभी चुनाव चल रहा है
और चुनाव में पार्टी के लोग आपके घरों में आ रहे हैं, 2 महीने के बाद आना बंद कर देंगे। मैं पहले भी आपके बीच में आता रहा हूं, चुनाव हो या ना हो, आपकी लड़ाई लड़ता रहा। चुनाव में भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। चुनाव बाद में पॉलिटिकल पार्टी के लोग घर में चले जाएंगे, आराम करेंगे, तो मैं भारत बंद करने के लिए फिर आपके बीच में आ जाऊंगा, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। तो हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई तब तक बंद होने वाली नहीं है जब तक हम लोगों को आजादी हासिल नहीं होगी। इस देश में आजादी के लिए आंदोलन चला, गांधी और नेहरू ने आजादी के लिए आंदोलन चलाया और उन्होंने कहा देश के लिए लड़ेंगे, देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ेंगे। देश की आजादी और देश में रहने वाले लोगों की आजादी फर्क है। जब 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो हमारे लोग पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर नोंद करने के लिए जाते हैं, उनकी एफआईआर नोंद नहीं होती। क्यों? देश आजाद हो गया, देश के लोगों को आजादी नहीं मिली। देश आजाद हो गया, देश के लोगों को आजादी नहीं मिली। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू गांधी को कहा कि देश तो आजाद हो गया, हमारे लोगों की आजादी का क्या? अंग्रेजों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मोहम्मद अली जीना ने कहा कि भारत आजाद होने के पहले देश में संविधान लागू करो। और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए और संविधान लिखने की जिम्मेदारी उनको दी गई। उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। उसमें एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल 19, जिसमें लिखा कि हमारे लोगों को भी बोलने की आजादी होगी। तो मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं। तो हमें 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली, हमें 26 जनवरी 1950 को आजादी मिली, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान ने हमें अधिकार दिया। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो आपके बीच में भाषण करने के लिए आएंगे और कहेंगे, जैसे प्रियंका गांधी कहती है महिलाओं को स्कूटी दूंगी। ऐसा कहने से कोई अकल की 2 बातें हमारे भेजे में आई, स्कूटी दूंगी। कोई समझदारी की 4 बातें हमारे समझ में आई, स्कूटी दूंगी। उससे कौन सी बात समझ में आती है? समझदारी की कोई बात तो कर नहीं रहे। अखिलेश यादव कहता है 1 किलो घी दूंगा। 5 दिन चलेगा, परिवार ज्यादा होगा तो 1 ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो घी दूंगा ये कहने से जागृति क्या हुई? समझदारी की कौन सी बात आपके भेजे में गई? कोई बात तो गई भेजे में। आप
समझदार क्यों नहीं बनाना चाहते? आप लोगों को केवल लालच देना चाहते हैं, समझदार बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लालच देकर आपको काटना चाहते हैं। जैसे बकरी को लालच देकर काटते हैं, उसी तरह से आपको लालच देकर काटना चाहते हैं। तो आपको मैं समझदारी की कुछ बातें बताना चाहता हूं, ताकि जिंदगी में अगर कुछ बातें समझदारी की आपके भेजे में गई तो जिंदगी में काम में आएगी। इसलिए बात आपको समझा रहा हूं कि 15 अगस्त से देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए, नहीं तो पुलिस चौकी पर हमारा एफआईआर नोंद होता, कंप्लेंट नोंद होती नहीं होती है। ये तो संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया है, ये बात हमारे लोगों को समझना होगा। दूसरी बात, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको मुसलमान लोग आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हम अपने सगे चाचा को सारा चाचा नहीं कहते, नेहरू को चाचा कहते। अबे अपने चाचा को तो चाचा कहे, नहीं नहीं, नेहरू को चाचा कहते हैं, अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते। उस नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण भारत के प्रथम संसद में चुनवा कर लाया और आजाद भारत की संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। परिणामता आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। जिनकी संख्या कितनी है ब्राह्मणों की देश में? 3.5% है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो 3.5% वोट वाले लोग ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी, ये ब्राह्मणों का, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का मतलब है नामधारी प्रधानमंत्री है। अगर मैं देहाती भाषा में कहूं तो यहाँ महिलाएं हैं, मैं इसको क्षमा चाहता हूं, महिलाओं की, हमारी माता बहनें हैं, क्षमा चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं लोगों को समझने के लिए कि नामधारी प्रधानमंत्री क्या होता है। गांव का रहने वाला हूं, गांव का उदाहरण देता हूं। गांव में शादी होती है, गांव में शादी होती है तो आदमी परिचय देता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। दूसरा आदमी पूछता है, ये तो शादीशुदा बीवी होगी, ठीक है, ये कौन है? कहे ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। चलो देखा, उदाहरण दिया गांव का तो समझ में आया, तब ताली बजी कि नहीं बजी? नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द कहा समझ में नहीं आया, उदाहरण दिया तो समझ में आया। ये नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं, खिसड़ी जाति के हैं और कोलू का बैल होता है ना जो तेल निकालता है, वो तेल निकालने वाले हैं। बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड है हमारे बैकवर्ड लोगों के। लिखा है मनुस्मृति में
कि ये जो नरेंद्र मोदी की जाति है, इसका मुख अगर सवेरे सवेरे ब्राह्मण ने देख लिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है और दिन में 2 बार नहाना पड़ता है। अरे साहब, मनुस्मृति में ब्राह्मण ने लिखा है, अरे तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हो लोग, बाबा साहब ने संविधान में लिखकर तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से तुम प्रधानमंत्री हो गए हो, नहीं तो तुम्हें कोई पूछने वाला था? अरे बंदर को भी पूछ होती है, तुम्हें कोई पूछती क्या? ये तो बाबा साहब ने पूछ लगाया, तब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने अगर पूछ नहीं लगाया होता तो ये तुम्हारी जो कुछ हो रही है, एक बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हो रही है। ये आप लोगों को वो भूल गया होगा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये समझदारी की बातें इसीलिए बता रहा हूं कि इन लोगों ने, जिनके पास 3.5% वोट है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां कैसे बनी? अरे वोटों की चोरी करते हैं, चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन बनाया, ईवीएम मशीन चोरी करने के लिए बनाया। और मैं इसीलिए ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा थे, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूं। कोर्ट में गया ईवीएम की केस लेकर। चीफ जस्टिस ने मुझे कहा, मेश्राम जी, आप जो कहते हो ईवीएम मशीन वोट की चोरी करती है, बात तो सही है, ऐसा है, मगर एक अनुरोध है, ये चोरी करने वाली मशीन रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो इससे रजामंद नहीं हूं। कहा कि नहीं, मैं आपकी बात भी करता हूं। तो कहा आपका क्या प्रस्ताव है? कहा कि मैं एक और मशीन लगाता हूं आपके कहने पर। है कौन सी? चोरी पकड़ने वाली मशीन। मैंने कहा मैं फिर रजामंद हो सकता। कहा ईवीएम अगर आप कहते हो चोरी करने वाली है, तो मैं एक दूसरी मशीन लगाता हूं, पेपर ट्रेल, वो पकड़ने का काम करेगा। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, उनमें डर पैदा होगा कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमारी चोरी ये मशीन पकड़ लेगी। राजी हो? मैंने कहा ठीक। तो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे केस में दिया। तब 2019 के चुनाव में हर मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई, मैंने लगवाई। ये मशीन सारे देश भर में मैंने लगवाई ताकि वोटों की चोरी रोकी जा सके। इन लोगों ने वोटों की चोरी करवा के 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों ने बनाई। पहली नेशनल लेवल की पार्टी ब्राह्मणों की नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तीरथ, आगरकर, सारे ब्राह्मणों ने बनाई कांग्रेस। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, बॉम्बे का कोकनस्थ ब्राह्मण, हो गया 2 पार्टी। तीसरी पार्टी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे केरला के, तीसरा ब्राह्मण। चौथी पार्टी आरएसएस ने बनाई, जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली ब्राह्मण। ये जनसंघ का नाम बदलकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने
भारतीय जनता पार्टी नाम रखा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, चौथी पार्टी, पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, हो गया 5 पार्टी। इनकी एक पार्टी नहीं हो सकती 3.5% वोटों से। अरे ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं ला सकते, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, और संसद पर 450 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया, विधायिका पर कब्जा कर लिया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस कार्यपालिका पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर 97% जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया। मीडिया 4 प्रकार का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार किताबों पर कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एलियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, इतने लोगों के नाम दे भाई, है ना ये सारा कब्जा। और चौथा कब्जा मीडिया का, ये देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मेरी भाषा मराठी है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग अपने इलाके की भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं, बोली भाषा में बोलते हैं। जब बोली भाषा में बोलते हैं तो ब्राह्मण क्या कहते हैं, देखो इनको हिंदी भी बोलना नहीं आता। क्या बोलते हैं, देखो इनको हिंदी भी बोलना नहीं आता। तो होकल मीडिया पर भी उन्हीं लोगों ने कब्जा किया है जिनको अच्छी हिंदी बोलना। तो सारे मीडिया पर कब्जा। तो लोकतंत्र के चारों पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सारा कब्जा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, लोकतांत्रिक समाज और देश का निर्माण होगा, मगर जवाहरलाल नेहरू और ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवादी समाज का निर्माण किया। ब्राह्मणवादी समाज की वजह से हम लोग दुखी हैं, हमारी गरीबी है, हमारी शिक्षा की समस्या है, ये सारी समस्याएं उसकी वजह से। नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है आप लोग सुनते हैं, विकास 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 विकास। हम लोग गांव में और चाचा को पूछा, चाचा विकास को जानते हो? तो चाचा ने कहा जरूर जानते, क्यों नहीं जानते, तो बताइए। तो हमारे गांव में, चाचा ने कहा हमारे गांव में नारायण है, नारायण के बेटे का नाम विकास है। तुमने चाचा को कहा, अरे हम नारायण के बेटा विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो फेकू नरेंद्र है, फेकू जो है ना नरेंद्र, ये बोलता है डेली विकास विकास विकास। मैं उसकी बात कर रिया, उसके बारे में पता है चाचा? कहा जवानी में तो आंखें अच्छी थी, अब बूढ़ा हो गया है, आंख खराब हो गई, न जवानी में कभी विकास देखा, न बुढ़ापे में देखने को मिल रहा है। ये विकास, नारायण का विकास तो देखा, मगर जो नरेंद्र मोदी का विकास है वो हमको देखने को नहीं मिला। अब हम बुढ़ऊ हो गए हैं, हमको देखने को नहीं मिला। तो ये जो विकास विकास करते हैं, तो नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हुए क्या कहता है, यूपी में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, एयरपोर्ट बनाए, रोडवेज की बस पकड़नी है तो रोडवेज स्टैंड पर जाते हैं, रेल पकड़नी है तो रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो विमान में कोई बैठा, भाई यहां से कोई बैठा, कोई बैठा,
जिंदगी में कभी कोई बैठा नहीं है और कभी कोई बैठने वाला है नहीं है, तो हमारा अभिमान के साथ क्या संबंध है? हाँ, एक संबंध है। जब एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती है और हमारे घर के ऊपर आती है, तो हमारा आदमी चूल्हे पर सेकता रहता है, वो जोर से आंगन में आता है, दौड़ के आंगन में आता है और आंगन में आकर अरे विमान जा रहा, बस देखने भर का हमारा संबंध है, बाकी विमान का हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी कहता है, देखो हमने 1 लेन रोड था यूपी में, 2 लेन बनाए, 2 लेन था 4 लेन बनाए, 4 लेन था 6 लेन बनाया, और 6 लेन था 8 लेन बनाया। ये बात तो सही है भाई, नरेंद्र मोदी ने ये रोड तो बनवाया, मानना पड़ा, मगर वहां लिखा है ये जो रोड है 8 लेन रोड है, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल तो बिल्कुल नहीं चला सकते, और गरीब के 2 पैर से चलना चाहे गरीब, तो गरीब पैर से 8 लेन रोड पर बिल्कुल नहीं चल सकता। साले 8 लेन रोड पर तूने बनाया, चाट ले चमा अचार की तरह तेरा रोड चाट ले, क्या कर ले, हमारे काम का ही नहीं है, तेरा जो विकास है हमारे कोई काम का है ही नहीं, क्या कर ले? गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। क्या चाहिए? ये नई बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो सब कहते हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। हाँ, ये है अहम बात, इज्जत से। ये इज्जत से क्या है? तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है? ये 5 किलो अनाज ले लो, सारे मुफ्त में 5 किलो अनाज देगा, मुफ्त की रोटी खाएंगे, हराम का खून बनेगा। अरे तुम हराम का खून बनवाना चाहते हो? ये इज्जत की रोटी है। हजारों साल से हमारे लोग मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोटी और रोजी कमाने का काम किया, पसीना बहाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया, हराम का नहीं खाया। हमें केवल रोजगार चाहिए, तुम्हारे हराम के 5 किलो नहीं चाहिए। अब देखो, पीएमओ ऑफिस में जब 5 किलो अनाज देने की चर्चा हो रही थी, तो जो आईएएस अधिकारी है उन्होंने उनको नरेंद्र मोदी ने कहा, अरे 5 किलो अनाज के साथ साथ 1 किलो नमक दे दो। तो अधिकारियों ने कहा नरेंद्र मोदी को, सर बहुत ही खर्चा हो रहा है, 1 किलो अनाज के साथ में 1 किलो नमक देंगे और खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 5 किलो अनाज दोगे, वोट नहीं मिलेगा। 5 किलो अनाज दोगे, वोट नहीं मिलेगा। 1 किलो नमक दोगे, वोट मिलेगा। अधिकारी ने पूछा, कैसे? तुम गरीब को नहीं जानते हो? मैं गरीब को जानता। जब वो नरेंद्र मोदी का नमक खाएगा तो बोलेगा, हम नमक हराम नहीं हो सकते, हम नमक हलाल रहेंगे। तो 1 किलो नमक, एक नमक हलाल बनाने के लिए, नमक हलाल ना बनाने के लिए, ये ऐसा धोखाधड़ी करने वाला आदमी है। जो धोखाधड़ी कर रहा है उसके साथ धोखाधड़ी करना न्याय है। जो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करेगा उसके साथ तुम भी बराबरी का व्यवहार करो। धोखाधड़ी करो तो बराबरी माना जाएगा। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना, उसको कहते बराबरी का व्यवहार। सीखो, बराबरी का व्यवहार सीखो। तो ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर समझा रहा हूं, ये समझाने की बातें बता रहा हूं।
और इसलिए समझाने की बातें दिमाग में रहेगी तो आपके जिंदगी में काम में आएगी। एक और बात कहकर समाप्त कर देता। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। देश में 6.5 लाख गांव, 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है। सुन लीजिए, 6.5 लाख गांव है, 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है। वहां के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने को। तो नरेंद्र मोदी ने, मायावती ने, योगी ने, अखिलेश यादव ने निर्णय किया रोडवेज की बस में बच्चों को बैठने के लिए अब कोई टिकट नहीं लगेगा, फ्री में बैठने को मिलेगा। तुमने सोशल मीडिया के लोगों को गांव में भेजा कि जाओ भाई बच्चों को पूछो। ये निर्णय नरेंद्र मोदी ने, मायावती ने, अखिलेश यादव ने, योगी ने निर्णय लिया कि आपको अब रोडवेज के बस में फ्री में बैठने को मिलेगा। इस पर आप लोगों का, बच्चों का क्या कहना है? कहा निर्णय तो बहुत बड़ा है, बढ़िया निर्णय है, मगर तो पत्रकारों को लगा साला मगर में ही तो खबर है। मगर क्या? बताइए मगर क्या? तो बच्चों ने कहा रोड होगा तभी ना रोडवेज होगा, रोड होगा तभी तो रोडवेज होगा, रोड ही नहीं, रोडवेज कहां से होगा? जब रोडवेज ही नहीं होगा तो फ्री में कहां बैठेंगे? फ्री में कहां बैठेंगे? तो ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये सारा प्रचार है। ये प्रचार करने के लिए ये सारा का सारा खेल हो रहा है, ये आप लोगों को समझना है। हमारे लोग बड़े हॉस्पिटल की मांग नहीं कर रहे गांव में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र होना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं। प्राथमिक आरोग्य केंद्र 75 साल में नहीं बनाया। जिस गांव में बनाया उस गांव में डॉक्टर बैठता नहीं। अरे डॉक्टर तो छोड़ो, कंपाउंडर नहीं बैठता। जब 2-3 महीना डॉक्टर और कंपाउंडर नहीं आता है तो गांव के कुत्ते वहां जाकर रहना शुरू करते हैं कि ये घर शायद हमारे लिए बनाया गया है। कुत्ते घर बना लेते हैं। यह है देश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत। रोजगार, शहर और यहाँ रोजगार देखो, रोजगार को तो कुछ है ही नहीं। पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर बनकर के घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं। मैं अमेरिका गया, लंदन गया, न्यूयॉर्क गया, पेरिस गया, वहां पर बेरोजगार की व्यवस्था है। अगर वो जिलाधिकारी कार्यालय में गया तो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, लिखो, उसका अकाउंट नंबर है। घर में पहुंचने के पहले बेरोजगार भत्ता उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। हमारे देश में भी हो सकता है। 38 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट है। हमारे लोगों को 38 लाख करोड़ कितना होता है ये समझ में नहीं आता। मैंने एक प्रोफेसर को पूछा, मैथ के प्रोफेसर को पूछा, गणित के प्रोफेसर को पूछा कि सर 38 लाख करोड़ रुपया कागज में शून्य लिखकर बताओ। तो उसने कलम हाथ में पकड़ने के बजाय माथा हाथ में पकड़ा। पता नहीं साला कितना शून्य लगाना होगा। इतना पैसा भारत सरकार के पास आता है, 38 लाख करोड़। पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि मुझे गरीब के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कहा जाए तो देखो मैं कैसे प्लानिंग बना कर देता था। क्योंकि लोग कहते हैं अरे वाचन करना तो आसान है,
प्लानिंग तो बनाकर दिखाओ ना। चलो देखो आपके सामने प्लानिंग बनाकर दिखा गरीब के लिए। 5 लोगों का परिवार माना जाएगा जो एक्सट्रीम बैकवर्ड है। उस परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा। महिला यहां बैठी हो, महिला सुन ले, महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। परिवार का मुखिया महिला को क्यों माना जाएगा जानते हो? क्योंकि आदमी के अकाउंट नंबर अगर खोला तो वो क्या करेगा, 11,000 रुपया महीने को उसके अकाउंट में डाला जाएगा। तो आदमी क्या करेगा, पौवा पीकर सौवा हो जाएगा। तो इसलिए परिवार का मुखिया महिला को बनाया जाएगा। तो बैंक से भी पैसा निकालने को कानूनन उसका ही अधिकार होगा। उसका बच्चा दूसरे दिन स्कूल में जाना शुरू करेगा। 10-15 साल में उसका बच्चा 50,000 रुपया कमाने लायक हो जाएगा। ये 11,000 देना बंद हो सकता है जो बता रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे तो केंद्र सरकार के बजट की बता रहा हूं, राज्य सरकार का बजट अलग है, कारपोरेशन महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का बजट अलग है। और पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। ये गरीब के लिए आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए, उसके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई। इसलिए उन प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने गरीब के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई, उन सारे प्रधानमंत्रियों को मैं नालायक होने का सर्टिफिकेट देता। वो सारे प्रधानमंत्री नालायक है। किसी की औकात प्रधानमंत्री को नालायक कहने? ये देख, रिकॉर्ड में कह रहा, रिकॉर्ड में बोल रहा, सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर केस कर ले, फिर सुप्रीम कोर्ट में देखता हूं। आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनाकर लायक माना, उसको लायक बनाया। आप लोगों ने वोट देकर उसको प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया। और गरीब के लिए एक भी योजना ना बनाकर अपने को नालायक साबित किया। ये ना हम कह रहे हैं। तो इस तरह से ये जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये बात जो आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात हम लोगों को समझना होगा। और आखिरी बात देखो, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आखिरी बात, 2.5 साल के लिए परमेंद्र प्रताप आगरा के पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं। ये 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे शेड्यूल कास्ट के, परमेंद्र प्रताप। ठीक है, 2.5 साल। दूसरा 2.5 साल के लिए, ये दूसरा नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए, ये है सरदार राम सुरेश वर्मा, अंबेडकर नगर के। राम सुरेश वर्मा सरदार, सरदार क्यों नाम पड़ा? ये दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के कानून को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और प्रधानमंत्री को कानून पीछे लेने के लिए मजबूर किए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक किसान के नेता को हमने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। सरदार राम सुरेश वर्मा। पंजाब के सरदारों ने कहा तुम लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए आज से तुम भी सरदार। एक सरदार तो गांधी जी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा सरदार अंबेडकर का सरदार है, सरदार राम सुरेश वर्मा। पूर्वी जाति के, ओबीसी प्रवर्ग के, किसानों के,
ये इतने गुण है, 3-4 गुण है एक आदमी के अंदर। हो गए 2 मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए। उसके बाद 5 उप मुख्यमंत्री। पहला उप मुख्यमंत्री मुबारक मेहरबान अली, ये 5 साल के लिए डिप्टी सीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मेहरबान अली, ओवैसी साहब की हमारे साथ मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा कि आप अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो? ये हम दे देते हैं। तुम मांग कर रहे हो, देने वाला नहीं, हम बगैर मांग करके दे रहे हैं। ये मेहरबान अली डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में कभी किसी पार्टी ने किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, हमने उम्मीदवार बनाया। तीसरा उप मुख्यमंत्री, दूसरा डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्ला, एक फूलन देवी के भांजे। एक बार लखनऊ आए बंदूक लेकर, बंदूक लेकर क्यों आए हो? दूसरे आदमी ने कहा फूलन देवी के भांजे। हाँ, मैंने कहा फिर ठीक, फूलन देवी के भांजे है तो हथियार तो जरूरी है, मगर हथियार से फूलन देवी के भांजे कैसे हो? तो इनको डिप्टी सीएम बनाया, उम्मीदवार बनाया। तीसरा मुख्यमंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, एमबीबीएस डॉक्टर। झोला छाप नहीं, तो आप बोलेंगे झोला छाप डॉक्टर तो नहीं, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, छानबीन कर लेगा। नहीं तो ऐसे कई उम्मीदवार है जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। तीसरा डिप्टी सीएम। चौथा डिप्टी सीएम राम अजोर सरोज, ये इधर पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश में, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी जाति के शेड्यूल कास्ट के हैं, किसी ने भी नहीं बनाया वो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट। ठीक है, चौथा। पांचवा है दिनेश लोधी, एक बुंदेलखंड के डिप्टी सीएम कैंडिडेट। बुंदेलखंड में महिलाएं 2-2, 4-4 किलोमीटर पीने के पानी के लिए घूमती रहती है। हमें बड़ी हैरानी हुई, इस प्रदेश से गंगा बहती है, सालों वहां पानी के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर महिलाएं घूमती है। हैरान करने वाली बात लगी। तो हमने कहा अगर हमें अवसर मिला तो कानपुर से नहर निकालकर बुंदेलखंड पहुंचाई जाएगी। पानी जितना पानी देना, क्योंकि गंगा तो बहती ही रहती है, सूखती तो है नहीं, बारमासी है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, वहां 6 मासी नदी है, 6 महीने में सूख जाती है, मगर गंगा कभी सूखती नहीं है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो हिमालय का बर्फ पानी बनकर गंगा में आना शुरू हो जाता है। बारमासी नदी है, पानी का बिल्कुल अकाल नहीं होगा। इसके लिए उसी इलाके के आदमी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया। तो ऐसा करके हमने भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात की। आप हिस्सेदारी, भागीदारी की बातें कहते रहते हो, हम दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम वोट देते हो नहीं देते, ये कदे बनते हो, ये मैं देखना चाहता हूं। तुम्हें कोई देता कुछ नहीं है, उसको ठप्पा लगाते रहते हो, ठप्पा लगाते रहते हो। ये दे दिया है फोटोग्राफ के साथ में, नाम के साथ में, ये तो हमने दे दिया। अब आपके पास वोट देने का अधिकार है। ये वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं, शासक बनाने का अधिकार है। तुम्हारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक बनाने का अधिकार दिया और तुम गधे बनते रहते हो। शासक बनो। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम लोगों को शासक बनने का अधिकार दिया तो वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करो, दूसरों को शासक बनाने के लिए मत करो।
अपने लोगों को शासक बनाने के लिए करो, इसके लिए अधिकार बहाल किया गया है। ये काम आप अगर करोगे तो फिर आपकी दरिद्रता अपने हाथों से समाप्त कर सकते हो, किसी के यहाँ मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। धन्यवाद। ये स्टैंप पेपर पर वादा किया गया है, 100 रुपए का स्टैंप पेपर पर लिख कर दिया है, जो वादा किया पूरा किया जाएगा, अगर तोड़ेंगे तो मुकदमा कर लेना। किसी पार्टी की ताकत है किसी की ताकत?